फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है क्या और ये किस तरह से काम करती है? तो देखिए, ऐसा है, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री जो है वो काफ़ी ब्रॉड प्लेयर्स को एक साथ लाती है। तो जैसे हम सबसे पहले तो शुरू करें कि फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के जो डिफरेंट एक्टर्स हैं वो है फार्मास्यूटिकल कंपनीज, सरकारी तंत्र जिसमें रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ आती हैं, उसके अलावा हॉस्पिटल्स, डॉक्टर्स, ये सब उस जिसको इसीलिए हम इसको बोलते हैं मेडिकल एंड फार्मास्यूटिकल, जो इंडस्ट्रीज को कंबाइन कर देते हैं। हालांकि मेडिकल अलग है, फार्मास्यूटिकल अलग है, लेकिन कहीं ना कहीं ये दोनों बहुत इंटरलिंक्ड है। आपस में जो है वो बहुत क्लोजली काम करते हैं और काफ़ी रिलेटेड भी हैं काफ़ी चीज़ों में। तो मैं अलग नहीं करूँगा, लेकिन सिर्फ फार्मास्यूटिकल के ऊपर ही सिर्फ आपको फोकस करता हूँ। तो ये जो दवाइयाँ बनाने की कंपनीज हैं जिनको हम लोग बोलते हैं फार्मास्यूटिकल कंपनीज, ये जो है इनका जो काम करने का दायरा है काफ़ी बड़ा है। सबसे पहले वो दवाइयों की खोज जिसको बोलते हैं ड्रग डिस्कवरी, हाँ, और ड्रग डिस्कवरी बहुत बड़ी प्रोसेस होती है। एक समय था जहाँ 30 साल लगता था एक नया मॉलिक्यूल आने में, और उस ड्रग डिस्कवरी में आपके लाइफ साइंटिस्ट, माइक्रोबायोलॉजिस्ट, बायोटेक्नोलॉजिस्ट, फिजिसिस्ट, केमिस्ट्स, है ना, इस तरह की जो ट्रेड है, जो जिसको बोलते हैं हम लोग बेसिक साइंसेस, तो बेसिक साइंसेस को लो, फिर अप्लाइड साइंसेस जिसको जैसे हो गई बायोटेक्नोलॉजी हो गई, माइक्रोबायोलॉजी हो गई, उसके बाद फार्मासिस्ट्स, फिर डॉक्टर्स, इसके अतिरिक्त जो है बहुत सारे इंजीनियर्स, टेक्नीशियंस, ये सब उस ड्रग डिस्कवरी का पार्ट है। वो कैसे पार्ट हैं कि जब आप पहले तो मॉलिक्यूल जिसको ड्रग डिस्कवरी करते हैं उसमें आप बेसिक साइंस, मतलब अप्लाइड साइंस के जो साइंटिस्ट होते हैं वो काम करते हैं। जब वो एक मॉलिक्यूल जहाँ जो जिस प्लेटफॉर्म पे होता है वो कभी कभार कंप्यूटर्स रिलेटेड होता है, कई बार इंजीनियरिंग रिलेटेड होता है, तो वहाँ इंजीनियर्स वगैरह आते हैं, उनका काम प्राप्त होता है। फिर उसके बाद जैसे आप जाते हैं तो आप जो है पायलट स्टडीज़, पायलट प्रोडक्शन वगैरह करते हैं, तो वहाँ पे भी इन्हीं लोगों का काम होता है, फार्मासिस्ट वगैरह का काम होता है, जैसे वो फॉर्मुलेशन वगैरह का जो है काम, वो सब फार्मासिस्ट होते हैं। और फिर उसके बाद क्या होता है कि जब एक बार मॉलिक्यूल फिर टेस्ट होता है, जैसे बोलते हैं प्री क्लिनिकल, जैसे रैट्स के ऊपर हो गया, मंकीज़ के ऊपर हो गया, उसके ऊपर काफ़ी सारे वहाँ पे काफ़ी जैसे ये साइंटिस्ट जो फार्मासिस्ट भी हो सकते हैं, साइंस वाले भी हो सकते हैं, बेसिकली सब साइंस, पीसीबी, पीसीएम के जो लोग हैं वो इसमें पूरी तरह लगे हुए हैं, जो कि आगे चल के कभी कोई साइंटिस्ट बन रहा है, कोई डॉक्टर बन रहा है, कोई इंजीनियर बन रहा है। और इसके अलावा बहुत सारी जॉब्स हैं जो टेक्नीशियंस की भी जॉब्स होती हैं, जो कि आपके आईटीआई वगैरह के जो लोग हैं वो लोग भी इस तरह की इंडस्ट्री में काम करते हैं। जब एक बार जब प्री क्लिनिकल से वो इस बात सूटेबल हो जाती है कि हाँ अब ये इसको हम ह्यूमंस के ऊपर करेंगे, तो आप ह्यूमंस के ऊपर सीधा इसका प्रयोग नहीं करते हैं, इसके पहले आप उसको बोलते हैं क्लिनिकल ट्रायल्स करते हैं। आप बहुत छोटी सेटिंग में, कंट्रोल सेटिंग में उसको टेस्ट करते हैं सेफ्टी के लिए कि अच्छा सेफ है दवा, कहीं नुकसान तो नहीं कर देगी। उसके बाद एफिकेसी के लिए कि हाँ इस में अगर मान लीजिए मैंने सर दर्द के लिए दवा बनाई है तो सर दर्द ठीक कर रही, नहीं कर रही है, तो उसको हम लोग बोलते हैं क्लिनिकल ट्रायल्स, और वो फेज़ 1, फेज़ 2, फेज़ 3 तक होता है। उसमें भी करीबन 10 साल तक का समय लग जाता है। हालाँकि आजकल कुछ-कुछ ट्रायल्स में हो सकता है 5-7 साल में हो जाए, लेकिन यूजुअली जो है 5 से 10 साल तक लग सकता है, कई बार 15 साल भी लग जाता है। तो जो ड्रग डिस्कवरी की प्रोसेस है कई बार ऑल टुगेदर वो 15 से 20 साल या 20 से मतलब काफ़ी बड़ा समझ लिया आप, बेसिकली 5 साल से लेके कम 10 साल से लेके कम से कम 10 से 20-22 साल तक जा सकती है। काफ़ी लॉन्ग प्रोसेस है ये। काफ़ी लॉन्ग प्रोसेस है, काफ़ी टीडियस प्रोसेस है, काफ़ी क्रॉस फंक्शनल प्रोसेस है। तो इस दौरान आपके डॉक्टर्स आते हैं, नर्सेज आती हैं, क्योंकि क्लिनिकल ट्रायल क्लिनिक्स में रन होते हैं, हॉस्पिटल्स में रन होते हैं। तो और उसको ओवरसी करने के लिए जो फार्मास्यूटिकल एम्प्लॉयज़ हैं या उनके जो एक्सपर्ट्स हैं, जो कि मैन्युफैक्चरिंग से आते हैं, क्लिनिकल रिसर्च से आते हैं, उसके बाद से हमारे जैसे लोग हैं जो फार्माकोविजिलेंस वगैरह के लोग हैं, वो लोग आते हैं। तो उन लोगों का आपस में लोग डिफरेंट काम करके उस जो मॉलिक्यूल टेस्ट हो रहा है उसको उस स्थिति तक ले जाते हैं कि वो रजिस्टर हो पाए। रजिस्टर करने के लिए हम कहाँ जाते हैं, हम जब रजिस्टर करने के लिए हेल्थ अथॉरिटी के पास जाते हैं, जो कि सरकारी हिस्सा होता है। जैसे हाँ, अमेरिका में है एफडीए, हिंदुस्तान में जो है वो अभी याद नहीं आ रहा, सीडीएस को आई थिंक है। मुझे इसके शायद इसकी पक्की भी याद नहीं आ रही है क्या टर्म है, लेकिन जैसे यूरोप में है ईमा और ऑस्ट्रेलिया में है टीजीए, तो ये सब इनके पास आप सबमिट करते हो, जो है उसको बोलते हैं डोजियर,
और उसके ऊपर वो उनके एक्सपर्ट इंडिपेंडेंटली रिव्यू करते हैं जो आपने डेटा प्रोवाइड किया है कि हाँ वो डेटा सही है, कोई कमी तो नहीं है, आप कैसे बनाओगे, सेफ है। क्यों? क्योंकि अल्टीमेटली सरकार का जो उद्देश्य है वो पब्लिक हेल्थ को सही रखे। उसको करने के लिए वो सारी प्रोसेस करते हैं और फिर जब वो सब कुछ ठीक पाते हैं तो उसको अप्रूव करते हैं। जब वो अप्रूव हो जाती है तो जो फार्मास्यूटिकल कंपनी है फिर उसकी मास प्रोडक्शन करती है, उसकी मार्केटिंग करती है, सेल्स करती है, सप्लाई चेन होता है, कैसे कैसे जो है वो वेयर हाउस जाएगी, वेयर हाउस से इंडिविजुअल फार्मासिस्ट को जाएगी या हॉस्पिटल्स फार्मेसीज को जाएगी या हॉस्पिटल्स को जाएगी। और फिर उसके बाद वहाँ से इस पूरे प्रक्रिया में इंजीनियर्स, फाइनेंस, एमबीएज, सेल्स, जितनी तरह की एक्सपर्टीज़ आप सोच सकते हैं, इनफैक्ट ह्यूमन रिसोर्स जो आर्ट्स के लिए सबसे ज़्यादा, इवन आर्ट्स के लोग भी आते हैं इस हमारी इंडस्ट्री में, जैसे कम्युनिकेशंस में हो गया या ह्यूमन रिसोर्सेज में हो गया, ऐसे और भी होंगे जो मुझे अभी याद नहीं है, लेकिन हर तरह की कोई भी ऐसी स्ट्रीम नहीं है जो कि फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में यूज़